Hello, hello everyone. This is Dr. Piyush Mahajan. Today I am on Speak and Health page to speak on depression. So here I am और मैं अभी स्टार्ट करूँगा आपके साथ डिप्रेशन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। तो डिप्रेशन के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ स्टेटमेंट्स पेशेंट की कोट करूँगा। ये पेशेंट जैसे फर्स्ट टाइम साइकेट्रिस्ट के पास आता है तो वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो स्टेटमेंट को मैं कोट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो मेडिसिन आप स्टार्ट कर रहे हो ये कितनी देर चलेगी? इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे? क्या ये दवा मुझे लग तो नहीं जाएगी? मुझे नशे की आदत तो नहीं पड़ जाएगी? तो ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ इनको मेरे इधर इस डिस्कशन में इंक्लूड करने का क्या मोटिव था कि दिस शोज दैट हाउ स्टिग्मेटाइज्ड साइकेट्रिक हेल्थ और मेंटल इलनेस हैज़ बीन। मतलब साइकेट्रिक इलनेसेस को लेके लोगों में अभी भी कितना स्टिग्मा है, और इसी स्टिग्मा के कारण जो साइकेट्रिस्ट के साथ ट्रस्ट डेवलपमेंट है वो लोग डेवलप नहीं कर सकते। इसीलिए जब वो आते हैं और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लगता है कोई भी साइकेट्रिस्ट, तो पहले वो ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं हो पाती, या उनको पहले एक डर रहता है कि कहीं ये मेडिसिन कुछ ऐसी ना डाल दे कि मुझे हमेशा लाइफ लॉन्ग देनी पड़े। तो to remove this stigma, what can we do is only we should aim at creating awareness. हम जितनी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतना लोगों में स्टिग्मा कम होगा। जब स्टिग्मा कम होगा और एक ट्रस्ट डेवलपमेंट होगी तो साइकेट्रिक इलनेसेस को भी लोग मेडिकल इलनेसेस या फिजिकल इलनेसेस की तरह ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास आने में कभी भी हेजिटेट नहीं करेंगे। तो अब डिप्रेशन के बारे में स्टार्ट करते हुए, तो व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन एक स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स है। मतलब बहुत ही ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जो पूरा क्लस्टर होके डिप्रेशन कहलाते हैं। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी सिम्टम? द प्राइमरी सिम्टम ऑफ डिप्रेशन इज़ सैडनेस। मतलब उदास मन जो है वो परसिस्टेंट एंड परवेजिव है। परसिस्टेंट एंड परवेजिव होने के साथ साथ वो पिछले 14 दिन से आपका ऐसे रह रहा है मन, और इन सब चीज़ों के कारण आपको अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में, डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आती है। तो इसी को मैं इंग्लिश में दोबारा कोट करूँगा। सैडनेस ऑफ मूड दैट इज़ परसिस्टेंट एंड परवेजिव, that has been lasting since last 14 days and that is hampering your day to day activity. तो उदास मन कब बोलेंगे हम उदास है? जब पेशेंट खुद बोलेगा। हम उससे पूछेंगे, या इंसान जो डिप्रेशन से पीड़ित है वो खुद बोलेगा, डॉक्टर मेरा मन उदास रहता है, बेचैन रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, ऐसा मन रहता है कि मैं अकेले अकेले रहूं, जब कोई मुझे बुलाता है तो गुस्सा चढ़ता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो ये सब उसका शो कर रहा है कि कोर क्या है उसका, उदास मन। अब मैंने दो टर्म्स यूज़ किए, परसिस्टेंट एंड परवेजिव। उदास मन का परसिस्टेंट एंड परवेजिव होना क्या दर्शाता है? परसिस्टेंट का मतलब जो उसका उदास मन है वो लगातार पिछले 14 दिन से रोज़ ऑलमोस्ट 24 घंटे ऑलमोस्ट डेली रह रहा है। मतलब वो पहले 10 दिन पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, और इन सब चीज़ों को हम परसिस्टेंट कहते हैं। उसके बाद दूसरा टर्म मैंने यूज़ किया परवेजिव। परवेजिव का क्या मतलब है? परवेजिव का मतलब है जो उसका सैडनेस ऑफ मूड है, जो उसका उदास मन है, वो उसकी रूटीन एक्टिविटीज़ में, उसकी हर तरह की लाइफ की एस्पेक्ट में इन्वेड कर रहा है। अगर वो घर पे रह रहा है तब भी मूड उदास है, अगर वो बाहर दोस्तों के साथ जाके बैठ रहा है तब भी मूड उदास रह रहा है, अगर वो कोई इंजॉयमेंट या रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहा है तब भी मन उदास है। मतलब चाहे वो कुछ भी कर ले, उसका 24 घंटे हर एक्टिविटी के दौरान मूड उदास ही रहेगा। इसे हम परवेजिवनेस बोलेंगे ऑफ द सैडनेस। तो इन सैडनेस के कारण, इन परसिस्टेंट एंड परवेजिव नेचर के कारण वो अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ अच्छी तरह नहीं परफॉर्म कर पाता। इसी के कारण वो अगर ऑफिस जाएगा वहाँ पे उसका अपने कोलीग्स के साथ झगड़ा हो सकता है, अपने जूनियर्स के साथ वो ज़्यादा एग्रेसिवली या ज़्यादा इरिटेट होकर बात कर सकता है, अपने बॉस को उल्टे जवाब दे सकता है। घर आएगा तो अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स से उल्टी सीधी बात कर देगा।
ठीक है। तो ये सब एक विशियस सर्कल की तरह, एक सर्कल की तरह पेशेंट इसमें खुद ही मतलब डूबता जाएगा और उसको दिनों दिन जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला सिम्टम सैडनेस ऑफ मूड था, दैट शुड बी persistent and pervasive and that should last for at least 14 days as per the ICD-10 criteria, जो हमारी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है फॉर क्लासिफिकेशन, एंड दैट शुड हैम्पर द डेली लाइफस्टाइल एक्टिविटी। दूसरा कोर सिम्टम होता है एनहिडोनिया। एनहिडोनिया का मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटी। अब जैसे हो सकता है पेशेंट को या इंसान को जिसको डिप्रेशन है वो 14 दिन पहले से उसकी जो हॉबीज़ थी अब उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। जैसे लेडीज़ को मान लीजिए कि टीवी देखना पसंद है, तो सीरियल देखती थी, अब वो कहेंगे मुझे ना टीवी देखने में इंटरेस्ट लगता है, ना किसी से गपशप करने में इंटरेस्ट लगता है, ना कोई अपनी फैमिली के साथ बात करने में इंटरेस्ट आता है। तो हर तरह की एक्टिविटी में उसका एक जो प्लेजर है वो मिसिंग है, इसे हम बोल देते हैं एनहिडोनिया। थर्ड जो मेन सिम्टम होता है उसे बोल देते हैं हम लॉस ऑफ एनर्जी या फटीग या फिर मलेज। मतलब थकान लगेगी, पेशेंट कहेगा, सारा टाइम कहेगा मुझे थकावट रहती है, मैं कोई भी काम करता हूँ मुझे लगता है मैं कैसे कर पाऊँगा, रादर मुझे काम करने से पहले जो सोच वो सोच को भी मैं सोच के मैं पहले ही डर जाता हूँ कि मेरे से हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी 3 सिम्टम्स के बेस पे हम डिप्रेशन को क्लासीफाई करते हैं या उसको डिप्रेशन को डायग्नोज करते हैं। तो ये जो 3 सिम्टम्स हैं इनमें से मेन 2 सिम्टम्स भी अगर हों तो हम उन्हें डिप्रेसिव एपिसोड लेबल कर सकते हैं, और इनमें से प्रिडोमिनेंट सिम्टम्स सैडनेस और मूड वो तो डिप्रेशन में होना ही होना चाहिए। इसके अलावा डिप्रेशन में और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि नींद ना आना या नींद ज़्यादा हो जाना। कभी कभी कुछ पेशेंट के ग्रुप्स में ऐसा भी होता है, नींद ज़्यादा भी आ सकती है, भूख कम लगना या भूख ज़्यादा लगना, सेक्सुअल एक्टिविटी की डिस्टर्बेंस होनी। उसके अलावा कोई प्री ऑक्यूपेशन यानी किसी भी थॉट्स को लेके, मतलब सारा दिन दिमाग में कोई ना कोई सोच चलते रहना, और वो सोच इतनी चलती रहेगी कि पेशेंट उस सारा दिन ऐसे दूसरे को दूसरे को महसूस होगा कि ये कोई सोचों में ही डूबा रहता है और काम धंधा नहीं करता। और उसके अलावा क्या हो सकता है, चिड़चिड़ापन रहना, इरिटेबिलिटी रहनी। ठीक है, तो ये सारे जो सिम्टम्स मैंने सैडनेस और मूड को लेके, प्लेजरेबल एक्टिविटीज के लॉस, एनहिडोनिया, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ स्लीप पैटर्न, लॉस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, एक में होती है। कभी हमारा कोई किसी कारण किसी दिन कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई काम में, कोई घर पे, तो हो सकता है उस दिन हमारा मन उदास हो, हमें उस दिन नींद ना आए, हमें उस दिन भूख ना लगे, तो हम उसको सैडनेस बोल देते हैं। नहीं होती, मतलब परसिस्टेंट एंड परवेजिव मतलब वो कभी भी सारा टाइम या सारा दिन या सारा हफ्ता हमें परेशान नहीं करेगी। वो कुछ देर के लिए आएगी, 1 या 2 दिन या लगभग कुछ घंटे भी रह सकती है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली उससे हम रिकवर कर जाएंगे। और जब भी सैडनेस होगी तो वो एक मोमेंटरी मतलब एक्टिविटी होगी, कभी वो कॉन्टीन्यूस नहीं रहेगी। तो सैडनेस और डिप्रेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिप्रेशन आप मान सकते हैं कि डिप्रेशन अगर एक रेनबो है, तो रेनबो में हम कहते हैं कि रेनबो में 7 कलर्स हैं, तो 7 कलर्स में से डिप्रेशन एक सैडनेस एक उसका कलर है, और पूरा 7 के 7 कलर्स मिला के तब जाके रेनबो बनता है, तब जाके हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो सैडनेस एक कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिप्रेशन का, पर वो सैडनेस वर्सेस डिप्रेशन अगर हम कहें तो सैडनेस अलग चीज़ है, डिप्रेशन अलग चीज़ है। आम भाषा के लिए हम हर व्यक्ति कभी ना कभी
एक महीने में एक आधे दिन के लिए टायर्ड जरूर होता है, तो उसका मेडिकल रीजन होते हैं, उसे हम टायर्डनेस कभी नहीं बोलते। उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा कैसे इवोल्यूशन होती है डिप्रेशन पेशेंट, जब डिप्रेशन होती है तो वो कैसे सिम्टम्स के स्टार्टिंग से लेके सिम्टम्स के एंड तक इन सिम्टम की डेवलपमेंट कैसे होती है। मान लीजिए किसी को डिप्रेशन हुई तो क्या उसको सारे सिम्टम्स एक साथ आएंगे, क्या उसको सारे सिम्टम्स 2 महीने बाद आएंगे, या कैसे होगा? क्योंकि मोस्ट पेशेंट्स आगे पूछते हैं कि डॉक्टर पेशेंट में इतने सिम्टम है, इस पेशेंट थोड़ी करना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें जरूर होनी चाहिए कि डिप्रेशन का जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है ना, वो थोड़ा सा स्लो स्टेडी होता है, हमें उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। कभी हमें सिम्टम को ये नहीं देखना चाहिए कि इस टाइम ये सिम्टम है या नहीं है, हमें उसका जैसे पिछले महीने से पूछेंगे हिस्ट्री क्या थी, वो बोलेगा स्टार्टिंग में पेशेंट बोलेगा मुझे स्टार्टिंग में क्या हुआ, पहले नींद की प्रॉब्लम हुई, मुझे तब थोड़ी सी घर पे फाइनेंशियल इश्यूज थे तो नींद की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, 2-3 दिन मैंने देखा, मैंने कोशिश की, नींद नहीं आई, फिर धीरे डॉक्टर 5-6 दिन बाद मेरा थोड़ा मन भी उदास होना शुरू हो गया, चिड़चिड़ा होना शुरू हो गया, मैंने लोगों से गुस्सा करना शुरू कर दिया, अपने कलीग से, अपने जूनियर से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों पे। उसके बाद मैंने कोशिश की, हाँ एक आधा दिन बीच में ठीक भी हो गया था। उसके बाद फिर से मैं जैसे जैसे कोशिश करता गया, पर मेरी कोशिशें फेल होती गई और मेरा जो उदासीपन था वो बढ़ता गया। उदासीपन बढ़ने के साथ साथ मुझे भूख नहीं लगी और मेरा मन करता था कि मैं घर पे ही रहूं। मैं कहीं आना जाना बंद कर दिया, मैंने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे किसी का कॉल आता था, मैंने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने अपनी फैमिली से भी बात करनी बंद कर दी। तो ये जो डेवलपमेंट है सिम्टम्स की, ये टाइम के साथ डेवलप होती है। तो हमें हमेशा उसका ऑनसेट पूछना चाहिए कि आपको कब से आप में गड़बड़ी लग रही है, कब से आपकी डे टू डे एक्टिविटी डिस्टर्ब है। फिर उसके बाद हम हिस्ट्री लेते हैं और उनमें जो जो हिस्ट्री में सिम्टम्स मिलते हैं, अगर हम उन्हें लॉन्गिट्यूडली स्टडी करें तो वो सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट डेवलपमेंट में हमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। कम ज़्यादा होंगे, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेंगे, पर ऑलमोस्ट एवरी सिम्टम वी विल फाइंड। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है डिप्रेशन का। हमें जब भी क्लासीफाई करना है या डायग्नोज करना है, हम डायग्नोज के बेस पे करते हैं। सैडनेस ऑफ मूड, एनहिडोनिया, लॉस ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटीज और बाकी कुछ सिम्टम जो डिक्रीज स्लीप, एपेटाइट वगैरह वगैरह मैंने आपको बताए थे। अब इसी को मैं आगे लेके जाते हुए ये बताना चाहूँगा कि हम डिप्रेशन से अफेक्ट क्यों होते हैं और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। तो कॉजेज ऑफ डिप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल जो हमेशा हम साइकेट्री में यूज करते हैं, हम उसे बोलते हैं बायो साइको सोशल मॉडल। मतलब डिप्रेशन का कोई भी एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, आपकी टेंडेंसीज होती हैं। बायो साइको सोशल का मतलब आपकी टेंडेंसीज होंगी आपके जन्म से, कुछ जेनेटिक्स होंगी, कुछ आपकी जेनेटिक्स के बाद आपकी डेवलपमेंट कैसी रही, आप कैसे आपकी पर्सनैलिटी बनी, आप एंशियस नेचर के हो, आप डिप्रेसिव नेचर के हो, या आप आउटगोइंग हो। ये करेगा कि आप एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स या इन्वायरमेंट, जो बायो साइको सोशल में सोशल वर्ड है, वो शो करता है कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हो। आपके इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स आने पे आपका बायो साइको सोशल मतलब आपकी बायोलॉजी कैसी है, आपकी साइकेट्री कैसी है, आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस कैसा है, आपकी कोपिंग मैकेनिज्म कैसी है, ये सारा इंटर रिलेटेड है और ये सारा इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे को। तो हम इसीलिए मॉडल के पे ही एक्सप्लेन करते हैं हमेशा डिप्रेशन को। जो पेशेंट्स की पर्सनालिटी स्टार्टिंग से थोड़ी डिप्रेसिव, थोड़ी एंशियस होती है, उनमें डिप्रेसिव एपिसोड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रादर देन अदर पीपल। तो उसके बाद होता गया डिप्रेशन में जब भी कोई स्ट्रेसर आएगा और पेशेंट किसी को डिप्रेसिव एपिसोड हो गया, तो उसमें क्या अंडरलाइन, जब हम दवाइयाँ देते हैं, हम दवाइयाँ इसलिए देते हैं क्योंकि जो बॉडी में या ब्रेन में जो केमिकल्स हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी आ जाती है। तो उन कमी के कारण जो ये सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने पहले बताए वो डेवलप होते हैं।
तो हम जो हमारा मोटिव होता है दवाई देने का, वो यही मोटिव होता है कि जो केमिकल्स की कमी हुई है उन केमिकल्स को दवाइयों के रूप में हम फुलफिल कर सकें या उनका अमाउंट दोबारा से रिप्लेनिश कर सकें। जब अमाउंट रिप्लेनिश होगा तो उसके कारण जो उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। अब इधर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और कहना चाहूँगा, मोस्टली क्या होता है, लोग बड़ा एंशियस होते हैं या बड़ी जल्दबाजी में होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एक दिन में ही दवाई दो और एक दिन में ठीक कर दो। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कोई भी साइकेट्रिक इलनेस के केस में। जब भी साइकेट्रिक इलनेस होगी या डिप्रेशन होगी, कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम लगता है उसको आराम आते। जब हम दवाई देते हैं तो दवाई देने से जो केमिकल अमाउंट है वो धीरे धीरे करके रिप्लेनिश होना शुरू होता है। तो अमाउंट जैसे उसका ऑप्टिमल लेवल पे या नॉर्मल लेवल पे आता है तो तब तक 7 दिन निकल जाते हैं। तो जैसे ही 7 दिन का समय निकलता है या 10 दिन लगते हैं तो आराम फिर तक आना शुरू हो जाता है और कंप्लीट आराम आते आते 1 महीना और। तो इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं डरना चाहिए कि मुझे टाइम लग रहा है आराम आने में, आराम आ रहा है, डॉक्टर दवाइयाँ बदल दो। इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। रादर पेशेंट जल्दबाजी में और दवाइयाँ ऐड कराने के चक्कर में खुद को साइड इफेक्ट करा लेगा या सारा दिन नींद में रहेगा, क्योंकि जब डॉक्टर पे प्रेशर डालेगा बार बार, डॉक्टर क्या करेगा, फिर तो ले दवाई, फिर मैं दवाई चेंज कर देता हूँ। और ज़्यादा दवाइयों के स्टार्टिंग में स्टार्ट करने से कई बार सिडेशन हो जाती है। तो हमें डॉक्टर पे ट्रस्ट करके थोड़ा टाइम के साथ उसको टाइम देना चाहिए, लगभग 1 महीने का, ताकि वो हमें कम्प्लीटली ठीक कर सके। तो इन्हीं कारण मतलब यही मोस्टली कारण है कि जैसे न्यूरोकेमिकल बेसिस या न्यूरोकेमिकल जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं उनकी डिप्लीशन। उसके बाद और क्या इसके कारण हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कोई एंडोजीनस रीजन भी होते हैं। एंडोजीनस का मतलब कोई बाहर से कोई स्ट्रेसर नहीं है और फिर भी डिप्रेशन होगी। मतलब आपकी जेनेटिक्स कुछ ऐसी है या उन पर जेनेटिक कोई थोड़ी कोई टेंडेंसी रहती है जिसके कारण डिप्रेशन हो रही है। पर फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम डरें कि हमारी जेनेटिक गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं। हम मेडिसिन देंगे वो भी ठीक हो जाएगा। किसी भी तरह की डिप्रेशन हो आराम तो आएगा ही आएगा। बस उसमें डिफरेंट स्पेसिफायर्स होते हैं, हम जो ध्यान से ये जेनेटिक डिप्रेशन और बाकी डिप्रेशन में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक, उसके बाद अब मैं आऊँगा कि डिप्रेशन को कुछ 2 तरह की डिप्रेशन में क्लासीफाई करते हैं के लिए। एक होती है यूनिपोलर डिप्रेशन, एक होती है बाइपोलर डिप्रेशन। यूनिपोलर डिप्रेशन का मतलब होता है कि पेशेंट को अपनी ज़िंदगी में एक बार डिप्रेशन का एपिसोड आया, उसमें जो मैंने सिम्टम्स ऊपर बताए वो हुए और दवाई लेने पे वो ठीक हो गया। बाइपोलर डिप्रेशन में क्या होता है, पेशेंट को कई बार रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन हो जाते हैं। मतलब उसको कई बार होता है कि 1 साल 2 साल पहले डिप्रेशन, 3-4 साल बाद फिर हो गई, होता है फिर 3-4 साल बाद हो जाए। तो कई बार रिकरेंट एपिसोड या मोर देन 5 एपिसोड जब हों तब हम उन्हें बाइपोलर डिप्रेशन बोल देते हैं। इसी के साथ कई बार डिप्रेशन के साथ साथ 6-7 महीने बाद मेनिया के एपिसोड आ जाते हैं। मेनिया का मतलब होता है पेशेंट डिप्रेशन से बिल्कुल उलट हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। उसमें बहुत तेज़ी आएगी, बहुत हाइपर एक्टिव होगा। डिप्रेशन में जैसे चुप हो जाता था या टॉकेटिवनेस कम हो जाती थी, तो मेनिया में पेशेंट बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाएगा। तो जब मेनिया और डिप्रेशन कई बार होते हैं 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद एपिसोड आ रहे हैं, तो हम उसे बाइपोलर डिप्रेशन क्लासीफाई कर देते हैं। थोड़ा सा इनको क्लासीफाई करने का ये इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि इनका डायग्नोसिस डिफरेंट है और मैनेजमेंट भी इनका या इनकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। तो हमें हमेशा इनकी डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बाद बाइपोलर और यूनिपोलर डिप्रेशन के बाद मैं डिप्रेशन को कुछ जो आपको बताऊंगा वो है कि इसका मैनेजमेंट से पहले कि इसको हम और किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे आजकल बच्चों में सब्सटेंस अब्यूज, या बच्चों कह रहा हूँ मैं, 10 से 19 साल के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या हमारा यूथ है या 10 से 30 साल के भी लोग हैं, उनमें सब्सटेंस अब्यूज के कारण या नशे के कारण काफ़ी डिप्रेसिव एपिसोड्स आ रहे हैं। क्योंकि पहले वो नशा लेते हैं तो उसके बाद जब छोड़ने पे या उनको लत जब लग जाती है या एडिक्शन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ज़रूर ऐसा आता है जब पेशेंट गिल्टी फील करता है। इसी गिल्ट में कई बार वो डिप्रेसिव एपिसोड से सफ़र करता है।
उसके अलावा डिप्रेशन और किस किस तरह से प्रेजेंट करती है? कई बार पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम मतलब कई बार प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, बच्चा होने के बाद कई बार फीमेल्स को डिप्रेसिव एपिसोड आता है जिसमें उसका मन करता है मैं अपने बच्चे से दूर हो जाऊं या मैं बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगी, उसको ऐसे थॉट्स आते हैं और वो कई बार तो अपने बच्चे को हार्म करने तक भी चली जाती है। तो ऐसे एपिसोड का तो अर्जेंट ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इन केसेस में कई बार हम पेशेंट को एडमिट भी करते हैं। उसके बाद PMDD जिसे बोल सकते हैं हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जो मेंस्ट्रुअल एसोसिएटेड डिप्रेशन है। मोस्टली ऐसी डिप्रेशन जो होती है वो मेंसेस के टाइम पेशेंट के सिम्टम्स एग्रवेट हो जाते हैं और हम इसी के बेसिस पे उसे डायग्नोज करते हैं। उसके अलावा पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद, मतलब हार्ट अटैक के बाद कईयों को डिप्रेशन होती है, कई बार वो भी बहुत ज़्यादा हम केसेस आजकल देखते हैं। तो ये जो है ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है जो हमें आमतौर पे दिखते हैं। अब इसके बाद मैं आऊँगा इसकी मैनेजमेंट पे। अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कैसे करें? सबसे पहले तो देखो, अगर आप खुद डिप्रेसिव, आपको सिम्टम्स लग रहे हैं या कुछ है, कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, यही बार बार मैं दोहराऊंगा। अब और अगर आपको किसी और में लग रहे हैं, आपके कोई भाई बहन है, आपका रिलेटिव है, आपका दोस्त है, सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाने से भी पहले आप उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसकी बात सुने। लेंड योर ईयर्स, सुने क्या वो बोल रहा है, उसको पूछें कि क्या प्रॉब्लम है तुझे, कुछ बात उससे करेंगे, आपको अपने आप उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। उसके बाद आप साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं। अब साइकेट्रिस्ट का रोल क्या रहता है? अब साइकेट्रिस्ट का रोल डायग्नोसिस में है। सबसे पहले तो कि डिप्रेसिव इलनेस को डायग्नोज करना सबसे इम्पोर्टेंट, कि उसका एक डायग्नोसिस बना के पेशेंट को दे। उसके बाद उसकी मैनेजमेंट करें, उसमें दवाई या उसको जो जो चाहिए उसको वो दे। अब कितने पेशेंट्स आके पूछते हैं, कई बार हमारे पास आ जाते हैं, ट्रीटमेंट हमसे स्टार्ट करवा लिया, बाद में पूछेंगे डॉक्टर साहब वो फलाना फलाना हमें आदमी कहता था या हमारा दोस्त कहता था कि हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, हमें न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, तुम क्यों साइकेट्रिस्ट के पास गए? फिर वही बात, अगर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, न्यूरोसर्जन के पास जा सकते हो, तो साइकेट्रिस्ट के पास आने में क्या प्रॉब्लम है? साइकेट्रिस्ट के पास आना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही इसका मास्टर है, उसी ने इसके लिए 3 साल पढ़ाई की है। आप न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, मैं ये नहीं बोलता दे कांट ट्रीट डिप्रेशन, बट जो बेस्ट ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट है, क्योंकि हमारी ये फील्ड है, हम लोग बेटर कर सकते हैं। हमारा ये रोल होता है सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री लेना। हमेशा मैं अटेंडेंट को यही बोलता हूँ कि आप जितना मुझे अच्छा बताएंगे उतना ही मैं आपको अच्छा ट्रीट कर सकूँगा। तो कभी भी आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, उनको अपनी हिस्ट्री ज़रूर दें और जो हिस्ट्री जिस हिसाब से डॉक्टर पूछ रहा है उस हिसाब से ज़रूर बताएं। कई बार पेशेंट्स हर चीज़ बताना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो वो कई बार हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होती। तो किस लाइन पे आपसे साइकेट्रिस्ट बात कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुने और उसका आंसर दें। जब हम हिस्ट्री लेते हैं उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं कि पेशेंट को कहीं होपलेसनेस, वर्थलेसनेस या हेल्पलेसनेस, मतलब होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हम बेसिस रखते हैं या हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि कहीं ऐसा कुछ अगर प्रेजेंट है, ये 3 हमें सिम्टम मिल रहे हैं, तो हम इससे एक अलार्मिंग सिचुएशन मानते हैं। क्योंकि अगर ये सिम्टम है तो हम ये मानते हैं कि पेशेंट का नेक्स्ट स्टेप होगा कि सुसाइड या अपने आप को हार्म करना। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे करके कि हमें पता लगे कि होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस या वर्थलेसनेस है या नहीं है। होपलेसनेस का क्या मतलब है? पेशेंट जब डिप्रेशन की टर्मिनल स्टेजेस में होगा, या हम जैसे बोलें कि वो काफ़ी देर से डिप्रेशन में है और वो डॉक्टर के पास आया ही नहीं, तो ऐसा पेशेंट क्या होगा कि वो बोलेगा कि मुझे अब कोई डॉक्टर होप नहीं लगती, मुझे लगता है कि अब जैसे मेरी प्रॉब्लम है ना, ऐसे हमेशा ऐसे ही रहना है, तो मेरा मन करता है ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। दूसरा वो पेशेंट बोलेगा हेल्पलेस, वो कहेगा कि डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी कोई मदद भी नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हो, ना मेरी कोई मदद कोई मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मेरे भाई बहन या मेरी वाइफ या मेरे पेरेंट्स, कोई भी नहीं कर सकता, तो मुझे इसीलिए ऐसा लगता है कि इस ज़िंदगी से तो अच्छा है मर जाना चाहिए। और वर्थलेस,
पेशेंट बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं ना तो कोई काम कर पा रहा हूँ, मैं घर पे जाता हूँ वहाँ पे चुप करके बैठ जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ वहाँ पे भी काम नहीं कर पा रहा, तो मेरे होने का क्या फ़ायदा। इससे अच्छा मेरे होने का ख़त्म ही हो जाना चाहिए, मेरा वजूद ख़त्म होना चाहिए। जब भी ये 3 क्वेश्चन के अगर आपको आंसर पॉजिटिव में मिले तो आप मानें कि पेशेंट का नेक्स्ट स्टेप कुछ अलार्मिंग हो सकता है, हार्म हो सकता है, अपने आप को सुसाइडल टेंडेंसीज के साथ वो पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, तो अलार्म हो। और उसके साथ जितना आप कोऑपरेटिवली डील करेंगे, प्यार से बात करेंगे, आपकी रेपो बनेगी, तो उतना अच्छा वो आपको रिस्पॉन्स देगा, आपकी बात मानेगा, आपको फॉलो करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा रोल रहता है। और इसके अलावा हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन में हमारे पास मल्टीपल मेडिसिन हैं, उनके बारे में डिस्कशन इस प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेडिसिन जो है हर पेशेंट टू पेशेंट प्रोफाइल के हिसाब से होती है। एक पेशेंट में, मेरे में अगर मुझे डिप्रेशन है, मैं और तरह की मेडिसिन होगी, कोई दूसरे बंदे में और तरह की देनी पड़ेगी। तो ये भी कई बार मिथ होता है कि हाँ डॉक्टर साहब ये मेडिसिन उन्होंने दी थी, डॉक्टर साहब ने फलाने बंदे को डिप्रेशन के लिए, तो यही मैं खा लूँ, मुझे भी इससे आराम आ जाना चाहिए। तो ऐसा मिथ भी क्लियर करें कि एक ही मेडिसिन है डिप्रेशन की, कि हमारे पास कोई दवाइयाँ नहीं है, हमें काफ़ी चीज़ें देख के मेडिसिन डालनी पड़ती है। बेशक हमारी फील्ड में मेडिसिन कम है, पर वो जितनी भी मेडिसिन हैं हमें बड़ा देख सुन के, बड़ा चुन के उन्हें डालना पड़ता है, ताकि उनसे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट मत हों। तो प्लीज़ अपने आप को मेडिसिन की सिलेक्शन में इन्वॉल्व मत करें, कंसल्ट करें साइकेट्रिस्ट को, वही बेस्ट आपका डिसाइड कर सकता है। उसके बाद मेडिसिन के अलावा मैं हमेशा पर्सनली बोलता हूँ पेशेंट को कि अपनी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ को, कि आपको 1 हफ्ता या 10 दिन लगेंगे थोड़ा डिप्रेशन के सिम्टम से रिकवर करते। जैसे ही आपको बेटर लगता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पेशेंट को एडवाइस देता हूँ, जैसे ही आपको बेटर लगता है आप थोड़ी सी वॉक स्टार्ट करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब शाम को या सुबह लगभग पौना घंटा या 1 घंटे के लिए तेज़ चलें, चाहे वो घर की छत पे कर लें, चाहे घर के वरांडे में, लॉबी में, कहीं पे भी कर लें। उसके अलावा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो है आप टाइम पे करें। इसके अलावा टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। रात को चाय, कॉफ़ी या कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स, या जिन्हें हम कैंपा कोला बोलते हैं, उनको आप ना लें। रात को 8 बजे के बाद या शाम को 7 बजे के बाद हैवी एक्सरसाइज मत करें। सुबह रात को लगभग 11 बजे आप सोएं और सुबह 6-7 बजे के अराउंड आप उठें। और जैसे ही आप सुबह उठते हैं आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोजर दें ब्राइट लाइट में, या जो भी लाइट प्रेजेंट है आपके बालकनी में। उसके अलावा बीच में, खाने के बीच, जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और के बीच टाइमिंग है, उसके बीच में पानी खूब पिएँ, दही, पनीर लें, ये चीज़ें ज़रूर करें। अब इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे और देना चाहूँगा कि दूध, दही मैं आजकल हर पेशेंट को बोलता हूँ ये ज़्यादा क्यों लें, क्योंकि आजकल डिप्रेसिव इलनेस जो है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी जिसे हम बोलते हैं, वो काफ़ी केसेस हैं और काफ़ी डेफिशिएंसी है हमारी पॉपुलेशन में विटामिन डी की। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है डिप्रेसिव सिम्टम्स की तरह। तो कितनी बार ऐसा होता है कि बाहर से या कहीं से आता है पेशेंट, तो वो ट्रीटमेंट डिप्रेशन का लेके आता है, जब हम पूछते हैं उससे तो मोस्टली वो डिप्रेसिव नहीं होता और उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी में बॉडी पेन्स होते हैं, दर्दें होंगी, थकान होगी, तो हम झट से उसको विटामिन डी जैसे ही स्टार्ट करते हैं उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। तो दूध, दही, पनीर लेने से विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो कम होती है। और ख़ासकर जो दूध है पैकेट वाला, जो आजकल पंजाब में जैसे हम वेरका का यूज़ करते हैं या अमूल का, तो वो फोर्टिफाइड होता है, उसमें विटामिन डी ऑलरेडी एडेड होता है। तो दैट इज़ बेटर दैन द मिल्क जो हमें घर पे वो दूधिया या हमारा मिल्कमैन देने आता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी टॉक का एंड करूँगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो, आप काइंडली मैसेज कर सकते हैं। मैं अभी नहीं तो आपके मैसेज पढ़ के मैं कुछ देर बाद उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन जो है, जो इलनेस है, वो ऐसा नहीं है कि हम उसे माने कि वो क्योर नहीं हो सकती। या कई पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस डिप्रेशन क्योरेबल। जब ये कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है मुझे काफ़ी इस पर गुस्सा आता है, क्योंकि डिप्रेशन को हम जब क्रोनिक इलनेस माना, या हमने बोल दिया कि ये बाकी इलनेसेस की तरह जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर थोड़ा लंबा रह सकते हैं, तो डिप्रेशन के भी चांस होते हैं
लंबा रहने के, बार बार होने के। पर अगर हम इसका मैनेजमेंट ढंग से करवाएं, साइकेट्रिस्ट से मिलें, इसको प्रॉपर ट्रीट करवाएं, तो इसका नेक्स्ट टाइम होने के चांस जो है वो मिनिमम से कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अगर एक भी सिम्टम इसका डिप्रेशन का लग रहा है तो आप परहेज़ मत करें, चुप करके उठें, आपके नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, उससे सलाह लें, मशवरा लें और आप पूरा डिस्कशन करें कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट चाहते हैं या आपको क्या चाहिए, आपको किस हिसाब से आप इससे इलाज करवाना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगा कि पेशेंट्स कई बार आगे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, मुझे बस काउंसलिंग करा दो। अब देखिए, जब मेडिसिन का जहाँ पे रोल है, जब डिप्रेशन से पेशेंट अफेक्टेड है, जब उसे कोई इलनेस है, किसी भी तरह की बीमारी है, अब डिप्रेशन एक ब्रेन की बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जैसे हार्ट की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, तो डिप्रेशन भी एक तरह की ब्रेन की बीमारी है। अब जब बीमारी है तो उसके लिए पहले तो फेजेज में दवाई देनी ही पड़ेगी। अगर आप पहले हफ्ते 10 दिन हम कहें कि मेडिसिन लेनी नहीं है, आप बस काउंसलिंग करा लो, फिर हम पेशेंट को किसी भी हद से हम ठीक नहीं कर पाएंगे। हमेशा दवाइयों का रोल अपनी जगह है, काउंसलिंग का रोल अपनी जगह है। काउंसलिंग खाली बेसिस नहीं है कि आप कहें कि काउंसलिंग करा लें और मेरी डिप्रेशन ठीक हो जाए। आप भटकते रहेंगे, अल्टीमेटली फिर ऐसे ही होता है कि अल्टीमेटली एंड में फिर साइकेट्रिस्ट के पास आएंगे और तब बोलेंगे हाँ हम दवाई शुरू करो। तो कभी भी जो मिथ्स हैं वो अपने साइकेट्रिस्ट से क्लियर करो। हमेशा अपने आप को थोपो मत कि नहीं डॉक्टर मैंने ऐसे ही कराना है। उनसे रादर सलाह करो, कंसल्ट करो, मशवरा लो कि मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर मैंने सुना कि काउंसलिंग बेटर है, आप बताइए। तो लेट देम डिसाइड ना, हु आर यू टू डिसाइड, दे हैव स्टडीड फॉर 3 years, ठीक है, एंड दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन दिस फील्ड, तो लेट देम बी द जज। आप अपने सिम्टम्स के साथ जाएं और बाकी जो मैंने बेसिक स्टेप्स आपको बोलने हैं वो फॉलो करें, ताकि आप इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रह सकें। आप जितना अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे, अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे योगा मेडिटेशन की, आपको चांसेस कम होते जाएंगे डिप्रेशन के। बाकी क्वेरीज के लिए काइंडली मैसेज में। थैंक यू सो मच, आई विल बी शेयरिंग द टॉक। थैंक यू।